हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। कैसे हैं सभी? होप सो सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग देखो टॉपिक एक है, लेकिन ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेपर 1 के अंदर भी सैम्पलिंग से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अंदर इतने डेप्थ से नहीं पूछे जाते, नॉर्मल पूछे जाते हैं। लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सैम्पलिंग को डेप्थ में करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैम्पलिंग जो है आपका पेपर 2 यानी कि कॉमर्स के अंदर भी डिटेल में पूछा जाता है। तो एक टॉपिक से आप दो पेपर को कर सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये टॉपिक दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा क्या, सैम्पलिंग। तो पहले नोट्स पर जाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशंस क्या होती हैं, सैंपल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, क्यों हम सैंपल को टेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन को क्यों नहीं करते। तो देखो आपको पता होगा पॉपुलेशंस यानी कि यूनिवर्स, जो कि क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, मींस इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ जिसके अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इतनी ज्यादा को सबको सेपरेटली टेस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए भाई हम पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं ताकि उसको फिर टेस्ट करते हैं, और जो वो टेस्ट का रिजल्ट आता है वो पूरे पॉपुलेशन पर क्या होता है, अप्लाई होता है। राइट, किस पर अप्लाई होगा, वो पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मैं बोल देती हूं, जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, राइट, तो क्या सारा ब्लड निकाला जाता है? दैट इज इम्पॉसिबल ना, कि सारा ब्लड निकाले और फिर उसको टेस्ट करें। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, फिर सैंपल की जरूरत होगी। तो सैंपल भैया क्या करता है, जैसे इतना बड़ा हमारा एक पॉपुलेशन है, हमें इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। लेकिन हम इसको सेपरेटली, मान लो इसके अंदर बहुत सारे आपके क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, इनको आप इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे, इसमें से हम क्या निकालेंगे, एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे। जो ये छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, ये छोटा सा हिस्सा निकाला, इसको मैंने टेस्ट किया, इसको क्या किया, मैंने टेस्ट किया। इसका जो रिजल्ट आएगा, आप ब्लड टेस्ट कराते हो, थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है, और जो ब्लड का जो टेस्ट आता है वो आपकी पूरी बॉडी पर अप्लाई होता है ना, कि भी हाँ आपको ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरह पूरे पॉपुलेशन में से जब हम सैंपल को पुट करते हैं और उस सैंपल को जो हम टेस्ट करते हैं, तो जो सैंपल का जो रिजल्ट होता है वो पूरे पॉपुलेशन पर क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, राइट। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप चावल बना रहे हो, ठीक है, और आपने मान लो चावल बनाया, तो आपको टेस्ट करना है अभी इसमें नमक वमक पक गए हैं या नहीं, सब कुछ सही है या नहीं। तो क्या आप सारे चावल को थोड़ा खाओगे, आप उसमें से एक स्पून निकालोगे और आप उसको टेस्ट करके देखोगे। तो अगर आपको टेस्ट लगा तो देन आप क्या बोलोगे, हाँ चावल बढ़िया बने हैं। यानी कि सारे चावल को आपने नहीं खाया, एक छोटे से हिस्से को खाकर आपने टेस्ट किया, और वो जो रिजल्ट आया आपने वो पूरे ही किस पर अप्लाई कर दिया, सारे चावल पर बोल दिया भाई हाँ सारे चावल टेस्टी बने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सैंपल होता है जो पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें से हम निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मैम इसमें तो एरर होने के भी चांस आते हैं, क्या पता हम सैंपल को गलत चूज कर ले। यस, तो एरर भी हमारे दो तरह से होते हैं, एक होता है सैंपल एरर और एक होता है नॉन सैंपल एरर। सैंपल एरर कौन सा होता है, जो सैंपल की कमी के कारण होता है। मान लो पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी है और उसमें से आप छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हो। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ठीक है, जब आप क्या कराते हो, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो, तो ब्लड टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो आपका बिल्कुल एक बूंद थोड़ा निकालते हैं, इतना तो निकालेंगे ना जिसपे वो क्या कर सके, टेस्ट कर सके, है ना। तो इतना तो निकालेंगे जिसपे वो क्या कर सके, टेस्ट कर सके। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमें सैंपल का साइज चूज करना चाहिए। अगर आपके पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है तो सैंपल भी तो भैया इतना तो लो, एटलीस्ट आप उसको चेक कर सको। जैसे कि आप चावल बना रहे हो लेकिन आपने एक दाना उठाया, उस एक दाने से क्या पता चलेगा, तो एटलीस्ट एक स्पून तो खाओ, तभी तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि कैसा है।
तो आपका जो एरर होता है, सैंपल एरर होता है, वो सैंपल के साइज पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सैंपल उठाया है। जैसे जैसे सैंपल का साइज आप बढ़ाते जाओगे, आपके एरर होने के चांस कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलो यही हम पढ़ते हैं। अब है सैंपल क्या होता है। बिफोर गोइंग ऑन डिस्कस द सैम्पलिंग थ्योरी, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पॉपुलेशन, जिसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, जब आप जितने भी उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर आइटम है, उनको सबको सेपरेटली आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, सबको टेस्ट करते हो, तो देन उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। जिसके अंदर जैसे कि मान लो क्लास 12th के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, हम एक स्टूडेंट को उठाकर नहीं पूछ रहे, सारे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, मतलब सबको ही पॉपुलेशन के अंदर जितने भी बंदे हैं सबका इंडिविजुअली टेस्ट किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एन से। यानी कि पॉपुलेशन साइज रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जितने भी नंबर्स है उनका जब टोटल किया जाता है तो वो क्या होता है, आपका पॉपुलेशन साइज, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। फिर फाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, भाई लिमिटेड के बंदे हैं, जिसको सारे को आप टेस्ट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। भी टोटल हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो 20 का 20 आप टेस्ट कर सकते हो, सैंपल निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन said to be finite when the number of member can be expressed as a definite quantity, यानी कि डिफाइंड, जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो। इनडेफिनेट नहीं होता उसके अंदर, प्रॉपर इनफाइनाइट नहीं होते, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रॉपर आपके निश्चित होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट ऑफ अ क्लास यानी कि फिक्स्ड नंबर इसके अंदर है। हेलो, क्या हुआ, ठीक है। फिर है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जहां पर पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, कि बहुत ज्यादा है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी इनफाइनाइट व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ डेफिनेट क्वांटिटी, यानी कि जिसको आप निश्चित क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते भी एग्जैक्ट कितने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। अब रियल या एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन क्या होती है, जो रियल लाइफ में है, रियली एग्जिस्ट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, रियल पॉपुलेशन। जैसे कि भाई टैक्स कितने हैं इंडिया के अंदर, टैक्स पेयर्स कितने हैं, कितने बंदे अपनी सैलरी पर टैक्स देते हैं, तो एक्चुअल में रियल में है ना बंदे, तभी तो टैक्स दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रियल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है, जो रियल में नहीं होते हैं, जिनको हम अज्यूम करते हैं। तो हाइपोथेसिस मैंने एक बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ये भी यूट्यूब पर ही। ये हाइपोथेसिस क्या होती है, अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन, और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसको हम अज्यूम करते हैं, उनको कौन सा बोला जाता है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सैंपलिंग यूनिट की। सैंपल यूनिट किसका पार्ट होता है, पॉपुलेशन का ही होता है ना। पॉपुलेशन में से तो हम छोटा सा हिस्सा उठाते हैं, और इस छोटे से हिस्से को ही तो सैंपल कहते हैं। किसका पार्ट होता है ये, पॉपुलेशन का होता है। द आइटम इंक्लूड इन पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट, यानी कि जो यूनिट आपके सैंपल में इंक्लूड होती है, पॉपुलेशन में इंक्लूड होती है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग यूनिट बोलते हैं। अब क्या होती है सैंपलिंग, छोटा सा देखो, सैंपलिंग एक पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसको आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो, और उसका टेस्ट पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, राइट। तो सैंपलिंग रेफर टू बी टू द सेलेक्शंस ऑफ अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू असर्टेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल, यानी कि क्या कर रहा है कि सैंपलिंग क्या होती है, एक छोटा सा सिलेक्शन पार्ट होता है जो हम पॉपुलेशन में से लेते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, पूरे पॉपुलेशंस को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो आप, मार्केट में एक छोटा सा सैंपल लेके जाते हो ना, कि लोगों का क्या है, सारी चीजें थोड़ा देते हो। जैसे कि कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो थोड़ा थोड़ा सैंपल दे दिया। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करना है, बिजनेस इंस्पेक्शंस एंड ऑडिटिंग। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है सैंपलिंग का, कि एक तो आप पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट करो, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और अच्छे से भी नहीं हो पाएगी। एक आप छोटे से हिस्से को निकाल रहे हो तो उस पर टेस्ट भी बढ़िया होगा,
टाइम भी सेव होगा, बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, मिनिमम एफर्ट्स में मिलेंगी, प्लस आपके जो एरर होने के चांस है, इन्फ्रेंस होने के चांस है, ठीक है, इन्फ्रेंस निकाल सकते हो आप पॉपुलेशन में से, मींस उसका मूल्यांकन कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें हैं। अब सेंसस एंड सैंपल मेथड क्या होता है? सेंसस का मतलब क्या होता है? जब आप पॉपुलेशंस के अंदर जितने भी आइटम है उनको कंप्लीट टेस्ट करते हो, तो देन दैट इज सेंसस। तो सेंसस में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन को आप चेक कर रहे हो। लेकिन सैंपल मेथड क्यों आया? क्योंकि भाई पूरे पॉपुलेशन में से आपको छोटा सा हिस्सा निकालना है और उसको टेस्ट करना है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हो वो किस बेस पर निकाल रहे हो? बहुत सारे मेथड्स होते हैं सैंपल को सेलेक्ट करने की। भाई हम पूरे पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सेलेक्ट करने हैं, तो किस बेस पर आप सेलेक्ट कर रहे हो? तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं सैंपल को सेलेक्ट करने के। तो सेंसस समझ गए, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, जिसके अंदर ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट है सबको टेस्ट किया जाता है, सबको इंडिविजुअली इंक्वायरी की जाती है, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंसस। समझ गए सेंसस किसको बोलते हैं? कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, जिसमें आप ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन को क्या करते हो? इंक्वायरी करते हो, उनसे रिलेटेड जो भी आपको करना है वो सारा करते हो, सैंपल पुट नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ जी समझ में आ रहा है? Suppose the informations like monthly expenditures, average height, average weight is to be collected regarding the 2000 student of the college. If the data is from each and every student, अगर आप हर बंदे का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेंसस मेथड बोलेंगे। इन दिस मेथड, सेंसस मेथड के अंदर क्या किया जाता है? होल कॉलेज रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन किसको, अपन पूरा कॉलेज एक पॉपुलेशन लेकर चले हैं, पूरे कॉलेज को हम टेस्ट कर रहे हैं। Each student present a unit of a population. Population census in India conducted every 10 year using this methods. हर 10 साल में ये इस मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। अब है सेकंड है हमारा सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या बोलता है? भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसे है, ना इतना सारा हम एफर्ट्स कर सकते, तो भाई हम पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसकी इंक्वायरी करते हैं? छोटे से हिस्से को निकालते हैं, पूरे पॉपुलेशन में से एक हिस्सा सेलेक्ट किया जाता है और उससे रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। मींस इतना बड़ा आपका पॉपुलेशन है, भाई सारों को हम टेस्ट नहीं कर रहे, ईच एंड एवरी यूनिट को हम नहीं कर रहे, उसमें से हम एक सैंपल उठा रहे हैं और उस सैंपल को क्या कर रहे हैं? हम टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड आइटम्स हमने उठाया और उससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, फिर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, किसके बेस पर? इस सैंपल के बेस पर। तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग मेथड। जैसे कि मान लो कि इफ आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट, अगर 2000 स्टूडेंट में से सिर्फ आप कितने स्टूडेंट को, अगर देखो 2000 आप टेस्ट करोगे तो आप उसको बोल दोगे सेंसस मेथड्स। लेकिन उसमें से आपने 100 स्टूडेंट उठाए और उससे रिलेटेड आपने डेटा को कलेक्ट किया, उससे रिलेटेड आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाली और उससे रिलेटेड ही आप क्या कर रहे हो? कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो देन उसको हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग मेथड बोलेंगे। तो सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा जिसको आप निकालते हो और उसको टेस्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो कौन कौन सी स्टेज होती है? पहले आप सिलेक्शन करोगे सैंपल को, फिर उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करोगे और फिर आप क्या निकालते हो? कंक्लूजन निकालते हो। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो मैंने बोल दिया ठीक है, इतने बड़े पॉपुलेशन में से हमें सैंपल को उठाना है और उससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्शन करेंगे और फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन भाई किस अकॉर्डिंग उठा रहे हो? मान लो इधर कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब किसको उठा रहे हो? तो ये डिपेंड करता है सैंपलिंग मेथड को। तो इसी बेस पर कि भाई जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल को पुट करते हो तो सैंपल को आप निकाल रहे हो, तो निकालने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स का यूज कर आप क्या करते हो? सैंपल को पुट करते हो। तो देयर आर द टू मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको हम रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको हम रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रैंडम सैंपल भी बोलते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? देखो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये होता है
कि भाई मैं सैंपल उठाऊंगी लेकिन उसमें सबके आने के चांस होंगे। तो जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया है कि मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं और मैं 20 में से 20 को नहीं सुनूंगी, तो सेंसस मेथड का यूज नहीं कर रही हूं, मैं रैंडमली बच्चों को उठाऊंगी। तो आपके सबके मन में क्या होगा, भी मैडम मेरे से भी सुन सकती है, मेरे से भी सुन सकती है, तो सबके मन में होगा ना। तो डेट इज सबके चांस है आने के। मैंने बोला है कि मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से सुन सकती हूँ, तो आपके सबके मन में होगा भी हमारा नंबर आ सकता है, हमारा नंबर आ सकता है ना। तो सबको क्या है, सबके इक्वली चांस है आने के, बिकॉज आपको नहीं पता मैडम किस स्टूडेंट को उठाएगी, मैडम तो रैंडमली उठाएगी। तो डेट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। जब सैंपल में से, जब पॉपुलेशन में से सैंपल उठाने के सबके इक्वली चांस है आने के। आप पॉपुलेशन में से किसी भी सैंपल को पुट कर सकते हो, सबके चांस है किसी का भी नंबर आ सकता है। तो डेट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अब मैं बोल रही हूं नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आपके सैंपल में से सबके चांस नहीं है आने के। आपको पता है भाई मैडम इसी से सुनेगी, हमारा नंबर नहीं आने का, तो आपके मन में क्या है, आपके मन में ये है कि हमारा नंबर नहीं आने का, भाई मैडम हमेशा इसका ही करती है, इसी को सुनेगी। तो डेट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें सबके इक्वली चांस नहीं होते हैं आने के। मैं उसी को उठाऊंगी जो सिलेक्टिव है। ठीक है, आपको पता है मैडम इसी को उठाएगी, इसी से क्वेश्चन पुट करेगी, हमारा नंबर नहीं आने का। तो डेट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इतना क्लियर हुआ? चलो, द मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल आउट ऑफ गिवन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग। अब सैंपलिंग आपको पता चल गया हो ना क्या होता है, कि पॉपुलेशन में से आप कुछ सैंपल उठाते हो, तो जो पार्ट आप सेलेक्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। In other words, sampling denote the selections of part of aggregate statistical material with a view of obtaining information about the whole। यानी कि आपके पास जो भी एग्रीगेट दिया गया है उसमें से आप सैंपल को उठा रहे हो और वो पूरे पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, एट द होल सबको ही क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो इसके हमारे कितने मेथड से, दो मेथड से। एक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, जिसका मतलब क्या होता है कि सबके इक्वल चांस है आने के। Each and every item of population has a equal chance to being included in the sample। भाई सैंपल में कोई भी इंक्लूड हो सकता है, सबके इक्वल चांस है। तो डेट इज प्रोबेबिलिटी, जिसको हम दूसरा नाम क्या है, रैंडम सैंपल भी बोलते हैं। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि मान लो मैंने चिट बना ली, उस चिट में से आपका नाम आपको एक उठाना है तो आपका नाम भी आ सकता है। तो डेट इज सिंपल रैंडम सैंपल। जैसे कि लॉटरी मेथड्स आपने देखा होगा कि किसी की भी लॉटरी लग सकती है। एक होती है टिपिट टेबल, एक टेबल बनाई जाती है, उसमें सबके नंबर लिखे जाते हैं, तो कोई भी बोल देंगे कि इस रो से ये नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, सिंपल है, जिसमें सबके क्या है, इक्वली चांस है आने के। तो सिंपल में क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम के अंदर आया था कि टिपिट टेबल है, वो किसके अंदर आती है, तो वो अंदर आती है सिंपल रैंडम सैंपल। अब कब यूज करोगे आप, जब आपके पास, आपको पता है पॉपुलेशन ज्यादा है, तो चिट बना दो, उसमें से किसी एक को उठा लेंगे। जब आपको टाइम सेव करना होता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो चिट बना दो। जहां पर आप कंफ्यूज हो कि किसको ले, चिट बना दो। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज द मेथड इन ईच आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, तो सबके क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं। कौन सा मेथड होता है, सबसे पहला है आपका लॉटरी मेथड। इन दिस मेथड each unit of population is numbered and written on a separate slip। These slips mixed and draw the randomly from the box or bag। यानी कि स्लिप पर नाम लिख दिए जाते हैं और किसी बैग या बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और उनमें से हमें क्या करना होता है, एक स्लिप को उठाना होता है। फिर है टेबल ऑफ रैंडम नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टिप्पेट टेबल। ऐसे टेबल बनाई जाती है, इसके अंदर नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो रैंडमली किसी भी नंबर को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब मेरिट क्या होती है, इसके अंदर कोई भी पक्षपात होने की संभावना नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते भाई मैडम की तो ये फेवरेट है, मैडम ने तो इसी का नाम लिया है। भाई चिट में किसी का भी नाम आ सकता है, सबके इक्वल चांस है आने के। टाइम सेव हो रहा है, मनी सेव हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके डीमेरिट क्या है, इन सैंपल साइज इज स्मॉल। अगर छोटा सा सैंपल साइज है तो भाई चिट कैसे बनाओगे, एक दो ही बंदे हैं, तो थोड़े से ही बंदे हैं, तो जितना ज्यादा लार्ज होता है ना, तब लॉटरी में ज्यादा फायदा होता है। स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। नो सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, अलग अलग। जब हर आइटम अलग अलग है तो उसकी चिट कैसे बनाओगे भाई, जब सारे सिमिलर होते हैं तभी तो चिट बनाई जाती है।
जैसे कि कोई आर्ट का है, कोई साइंस का है, कोई किसका है, मुझे सिर्फ कॉमर्स के बच्चे में जानना है, तो कॉमर्स की चिट बनेगी ना। जब हेट्रोजीनियस है तब चिट नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट में भी लेफ्ट आउट, क्या पता चिट में ऐसी यूनिट आ जाए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड वन आता है हमारा क्या, सेकंड मेथड्स आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपलिंग। अब स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपलिंग कब यूज की जाती है, सीधा आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तब आप बोलोगे तब यूज करेंगे हम इसको जब हमारा पॉपुलेशन कैसा है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, अलग अलग है। जैसे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसमें कॉमर्स के बच्चे भी है, आर्ट के बच्चे भी हैं, साइंस के बच्चे भी है, तो आपकी पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रो। तो हेट्रो है तो हम इसमें से क्या करेंगे, सैंपल उठाएंगे। तो भाई एक सैंपल में कॉमर्स के बच्चे लोगे और एक में आप किसके लोगे, आर्ट के लोगे। तो जो हमने सैंपल में से, पॉपुलेशंस में से सैंपल्स को हमने जो उठाया है, उस सैंपल को हम क्या बोलते हैं, स्टाटा। क्या बोलते हैं भाई, हम इसको स्टाटा बोलते हैं। ठीक है, सैंपल में से आपने उठा लिया और जो पॉपुलेशन में से सैंपल उठाए वो क्या बन गए, स्टाटा बन गए। एग्जाम में क्या आ जाएगा, अगर आपसे पूछा हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है देन आप किसका यूज करोगे, तब आप बोलोगे स्ट्रैटिफाई का। लेकिन पॉपुलेशन में से आपने स्टाटा बनाए, एक में कॉमर्स है और एक में हेट्रो है, जब इन दोनों को कंपेयर करोगे बिटवीन, तो देखो इसमें कॉमर्स है भैया, इसमें आर्ट है, तो कैसा है सैंपल, हेट्रोजीनियस। क्यों है भाई हेट्रो, भाई इसमें कॉमर्स है, इसमें हार्ट है, दोनों का बिटवीन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे है, हेट्रो। अगर विद इन कर रही हूं मैं, मतलब इसी के अंदर टेस्ट कर रही हूं, तो इसी के अंदर तो भैया कौन से है, सारे डिटेल में चेक करते हैं ना, किसी के अंदर चेक करना है तो सारे ही कॉमर्स के बच्चे मिल रहे हैं, तो विद इन। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर पॉपुलेशंस आपकी हेट्रोजीनियस होती है, फिर हम स्टाटा बनाते हैं, तो बिटवीन द स्टाटा आपका कैसा है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन विद इन ग्रुप आपका कैसा है, होमोजीनियस है। ये तीन लाइन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, पॉपुलेशन आपकी कैसी होती है, हेट्रो, फिर सैंपल विद इन स्टाटा आपका कैसा होता है, होमो, लेकिन बिटवीन कैसा होता है आपका, हेट्रो। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस एंड द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप में हमने कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाटा। द सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच द स्टार्टम, तो उसमें से हमने क्या कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए। अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो अलग अलग मिल रहे हैं, तो डेट इज हेट्रो। अगर सिंगल एक ही ग्रुप को चेक करते हैं तो सेम मिल रहे हैं, तो डेट इज होमो। ठीक है, तो बेटर प्रेजेंटेशन हमें देता है, प्लस कंपेयर कर सकते हैं हम, और ग्रेट एक्यूरेसी इसके अंदर मिलती है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्योंकि हम जब स्टाटा बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रॉपरली क्या पता नहीं मिस यूज भी हो जाता है, और पॉपुलेशन का जब साइज छोटा हो तब डिफिकल्ट हो जाता है। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इफ स्टाटा आर नॉट प्रॉपरली फॉर्म, अगर आपने स्टाटा अच्छे से नहीं बनाए हैं तो वहां पर पक्षपात की भी संभावनाएं हो सकती है। अब सेकंड वन है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या, आपने एक सिस्टम बना दिया, जैसे कि मैंने ये सिस्टम बना दिया, भाई हर 5वें नंबर पे जो व्यक्ति आएगा भाई मैं उसको स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। मतलब हर 5वें नंबर पर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। मेरे को पता तो नहीं ना कि 5वें नंबर पर कौन आएगा, लेकिन मैंने एक सिस्टम बना दिया। आपको एग्जाम में क्या लिखाएगा, एवरी 5th, एवरी 12th, तो आप समझ जाना सिस्टम बनाया हुआ है कि हर 10वां बंदा, हर 15वां नंबर पर बंदा, हर 20वें नंबर पर जो भी बंदा आएगा तो उसको आप डिस्काउंट दोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता ना वो कौन होगा, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हुआ, भी नहीं पता। सिस्टम क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपने एक सिस्टम बना दिया कि एक इंटरवल बना दिया कि 5 पर, फिर 10 पर, फिर 20 पर, फिर 35 पर जो भी आएंगे उसको डिस्काउंट मिलता जाएगा। तो इफ 5 out of 50 स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड, एवरी 10th स्टूडेंट इज चूजन। हर 10वां बंदा आप सिलेक्ट करोगे, हर 20वां करोगे, 30वां करोगे, तो एक सिस्टम बना दिया, तो दैट इज सिस्टम रैंडम सैंपल। तो ये सिंपल होता है, इजी यूज होता है, टाइम सेव होता है, और इसमें मेहनत भी कम लगती है। लेकिन इसके डीमेरिट क्या होती हैं, सबके इक्वल चांस नहीं होते हैं, ईच यूनिट डज नॉट गेट इक्वल चांस। सबको भाई हर 10वां नंबर पर जो बंदा आएगा उसी को तो ये मिला, हमें तो नहीं मिला क्योंकि हम तो 9वें नंबर पर आ गए, और ये वहां पर सुटेबल नहीं है जहां पर आपकी लोगों की जो विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक है, वो अलग अलग है। फिर हम बात करते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैंपल। मल्टी स्टेज रैंडम सैंपल में क्या होती है, सब अलग अलग स्टेजेस बनी होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसलिए हम उसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। जैसे कि पहले आप स्टेट से डाटा ले रहे हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट से, फिर तहसील से, फिर विलेज से, फिर हाउस होल्ड से,
और अलग अलग स्टेज पर आप अलग अलग क्या कर रहे हो, मेथड्स का यूज कर रहे हो। मान लो स्टेट के अंदर सिंपल रैंडम कर लिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिस्टमेटिक कर लिया, ठीक है। जैसे कि पहले आप इंडिया से ले रहे हो, फिर इंडिया से लेकर फिर आप दिल्ली से ले रहे हो, दिल्ली से फिर हरियाणा से ले रहे हो, ऐसे स्टेजेस बनते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज। कब स्टेज बनाते हैं, जब आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज हो, फ्लेक्सिबल्स हो, तब हम उसको यूज करते हैं। लेकिन डीमेरिट क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग इसमें ज्यादा लग जाता है भाई, क्योंकि आप अलग अलग स्टेज बना रहे हो और हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी भी कम आपको देखने को मिले। फिर फिफ्थ है आपका क्लस्टर। क्लस्टर आपका एज किसका अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है जो हमने किया स्ट्राटिफाई का। स्ट्राटिफाई के अंदर पॉपुलेशन कैसी थी, हेट्रो थी, जैसे कोई कॉमर्स के कोई आर्ट के। लेकिन क्लस्टर कब यूज किया जाता है, जब आपकी पॉपुलेशन कैसी है, होमोजीनियस है, यानी कि सारे मैं एप्पल ले रही हूं तो क्या है, होमोजीनियस है। अब इसके अंदर से स्टार्टा बनाओगे तो एप्पल है तो भैया इसमें भी एप्पल आएंगे, इसमें भी एप्पल आएंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आपका पॉपुलेशन होमो है तो किसका यूज करोगे, क्लस्टर का यूज करोगे। फिर उसमें से आपने स्टार्टा बनाए तो एप्पल में से तो एप्पल ही निकलेंगे भैया, इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है। जब बिटवीन आप कर रहे हो, बिटवीन कंपेयर कर रहे हो, तो कैसा है, बिटवीन है आपके होमो, क्योंकि भाई इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है। लेकिन आप विद इन टेस्ट कर रहे हो, भाई इसी के अंदर जाके टेस्ट कर रहे हो, तो कोई एप्पल ग्रीन है, कोई मैंगो, कोई एप्पल आपका ग्रीन है, कोई रेड है, कोई आपका गला हुआ है, कोई छोटा है, तो अलग अलग वेराइटी के आपको एप्पल देखने को मिल रहे हैं। तो विद इन कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। तो दोनों में क्या है कि भाई स्टार्टिफाइड के अंदर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, यानी कि कॉमर्स आर्ट सबके बच्चे हैं। जब आपने ग्रुप बनाया तो एक में कॉमर्स एक में आर्ट, तो दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो एक में कॉमर्स है एक में आर्ट है, तो बिटवीन सैंपल कैसा मिला आपको, हेट्रो। लेकिन विद इन ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप के अंदर ही जाकर टेस्ट कर रहे हो, तो सारे कॉमर्स के बच्चे मिल रहे हैं, तो कैसा हुआ, होमो। लेकिन क्लस्टर के अंदर अपोजिट हो गया। क्लस्टर में क्या किया, पॉपुलेशन ही आपकी होमोजीनियस है, सारे एप्पल 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 है, तो एप्पल के ही ग्रुप बने। तो दोनों ग्रुपों को आपने देखा तो बिटवीन ग्रुप कैसे हैं भाई, इसमें भी एप्पल है, इसमें भी एप्पल है, तो कैसा हुआ, होमोजीनियस। लेकिन जब आप डिटेल में जाकर टेस्ट करते हो, विद इन उसी ग्रुप के अंदर जाकर कर रहे हो, तो अंदर तो आपको पता है जब एक ही ग्रुप के अंदर जाते हैं तो डिटेल में करते हैं, और बिटवीन करते हैं तो दोनों को बस जस्ट कंपेयर करते हैं भी इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो देखा भाई कोई एप्पल ग्रीन है, किसी की शेप अलग है, तो सारे अलग अलग तरह के एप्पल्स हैं, तो देन आपका कैसा होगा, हेट्रो होगा, ठीक है। तो in this method, the population is divided into the group is called cluster. Some cluster are selected randomly. All unit is selected cluster and study. अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। अब नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, भाई आप अपनी मर्जी से सैंपल को चूज कर रहे हो जिसमें किसी के भी इक्वल चांस नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिसमें किसी के भी इक्वल चांस नहीं होते हैं आने के। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग सैंपल को चूज करते हो, मतलब रैंडमली नहीं करते भी, कोई भी आ सकता है ऐसा नहीं, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जिसमें सबके इक्वल चांस नहीं होते हैं आने के, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जैसे कि फर्स्ट वन इज जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट का मतलब क्या, भाई आपके पास बहुत सारे पॉपुलेशन है और उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्या कर रहे हो, कोई भी एक अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग, रैंडमली नहीं कर रहे। तो अंडर दिस यूनिट द सिलेक्शंस ऑफ सैंपल डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट दस यूनिट विच इज कंसिडर द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो ये कम खर्चीली होती है, सिंपल होती है। तो अब देखो अपने अकॉर्डिंग करेगा। मान लो मैं किसी फंक्शंस में गई और मुझे क्या करना है, पोजीशन डांस कंपटीशन में गई और पोजीशन निकालनी है, और मेरा वहां पर कोई नोन आ गया, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी बायस नहीं जाऊंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग। अब पूरा किस पर है, जज पर डिपेंड कर रहा है, किसी को भी फर्स्ट निकाल सकता है, तो सबसे बायसनेस आपको देखने को मिलती है। कोटा सैंपलिंग क्या होती है, जिसमें आप एक कोटा फिक्स कर देते हो, सिर्फ आपको यही तक आइटम लेने हैं, इसके बाद लेने ही नहीं, तो मतलब सबके तो चांस आए नहीं। जैसे कि नेट में लगा लो ना, कोटा फिक्स कर दिया कि 64 वालों का ही सिलेक्शन होगा, तो भैया जिनके कम आए उनको तो आपने चांस दिया ही नहीं, तो उनका तो नंबर ही नहीं पड़ा। तो डेट इज कोटा सैंपलिंग, जिसमें फिक्स्ड कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि भाई यहीं तक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नहीं, तो सबके इसके अंदर भी इक्वल चांस आपके नहीं आते हैं। कन्वीनियंट सैंपलिंग क्या होती है, जब आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैंपल को चूज करते हो। मान लो आपको जनगणना करनी है और आपको एरिया दिया गया है, तो आपको सिलेक्ट करना है, तो आप रैंडमली एरिया को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि मेरे नियर बाय कौन सा है, मेरे लिए कौन सा कन्वीनियंट है,
तो आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग कब होती है? जब आपके पॉपुलेशन का यानी कि सैंपल का साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू पॉपुलेशन होता है, तब आप किसका यूज करते हो? एक्सटेंसिव सैम्पलिंग का यूज करते हो। मींस जब आपको पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और बड़ा ही सैंपल लेना है, तब आप किसका यूज करोगे? एक्सटेंसिव सैम्पलिंग का। स्नोबॉल क्या होती है? स्नोबॉल्स को हम रेफरिंग सैम्पलिंग, चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो बायसनेस देखने को मिलती है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर ही मिलती है। क्यों मिलती है? तो ध्यान से सुनना। स्नोबॉल को चेन सैम्पलिंग, रेफरेंस सैम्पलिंग भी बोलते हैं। स्नोबॉल के अंदर क्या होता है? मान लो मुझे किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं रैंडमली नहीं जाऊंगी। जैसे कि मुझे अपने फ्रेंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके पास थोड़ा जाऊंगी, लेकिन किसके पास जाऊंगी? उसका जो बेस्ट कोई और फ्रेंड है उसके पास जाऊंगी, और मैं बोलूंगी भाई इसके बारे में ड्रिंक करता है या कैसी है ये भाई, मतलब मैं उससे इंफॉर्मेशन ले लूं। अगर उसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो उसके बारे में ज्यादा गलत नहीं बोलेगा, वो तो तारीफ करेगा। और उसके दुश्मन के पास जाऊंगी पूछने, वो तो पेल पेल के उसकी क्या करेगा भाई? बुराइयां करेगा, ऐसी है वैसी है। तो स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? चेन बनती जाती है। तो वो क्या बोलता है? भाई मैं तो इसका बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं इसके बारे में सही नहीं बताऊंगा, भाई मैं इसकी बुराई नहीं कर सकता, आप उस बंदे से पूछ लो। तो उस बंदे ने उसका नाम लिया, उसने उसका नाम लिया, तो इस तरह चेन बनती चली जाती है। जब आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो और उसी के रिलेटिव से इंफॉर्मेशन लेते हो, तो आप क्या करते हो? वो बंदा उसका नाम ले देता है, वो बंदा उसका नाम ले देता है, तो एक चेन बनती चली जाती है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती है। तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल, रेफरेंस या फिर चेन सैम्पलिंग। रेफरेंस क्यों बोला गया? भाई उसने उसका रेफर ले दिया, उसने उसका रेफरेंस कर दिया, उसने उसका रेफरेंस कर दिया, तो ऐसे। अब सिक्वेंशियल सैम्पलिंग कौन सी होती है? जिसमें आप सैम्पलिंग इज डन स्टेप बाय स्टेप। इफ रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, लार्ज सैंपल इज टेकन अंटिल द डिजायर रिजल्ट आप अचीव। मान लो आपने सैंपल लिया और उसके रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप थोड़ा बड़ा सैंपल लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता रहता है। तो समझ में आ गया? हमने दो तरह के सैंपल किए, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब सबके इक्वल चांस होते हैं आने के, तो उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। जब सबके इक्वल चांस नहीं होते हैं आने के, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। आपको याद क्या करना है? पेपर 1 के अंदर तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सैंपलिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर, तो आप बताओगे कौन कौन से आते हैं? सिंपल रैंडम सैंपल आता है, स्ट्रैटिफाई आता है, क्लस्टर आता है, सिस्टमेटिक आता है, ठीक है, और मल्टी स्टेजेस आती हैं, तो ये आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं? आप बोलोगे जजमेंट आता है, कन्वीनियंट आता है, एक्सटेंसिव आता है, स्नोबॉल आता है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग आती है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। अब हम पढ़ेंगे सैंपल एंड नॉन सैंपल एरर। सैंपल एरर कौन सा होता है? जो सैंपल के कारण आता है। मान लो इतना बड़ा पॉपुलेशन में से आपको सैंपल चूज करना था, लेकिन आपने गलत मेथड का यूज कर दिया। आपको वहां पर करने तो थे स्ट्रैटिफाई का और कर दिया आपने क्लस्टर का, तो सैंपल आपने मेथड ही गलत चूज किया, तो आपका आंसर भी तो गलत आएगा ना। तो सैंपल एरर वो होते हैं जो सैंपल की कमी के कारण होते हैं। या तो आपने सैंपल को गलत चूज कर लिया, या सैंपल का साइज गलत चूज कर लिया, छोटा सा सैंपल ले लिया, मींस व्हाटएवर जो भी एरर है, लेकिन वो किसके कारण आ रहे हैं? सैंपल के कारण आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर कौन से होते हैं? वो एरर होते हैं जो सैंपल के कारण नहीं आते हैं, आपकी खुद की मिस्टेक के कारण आते हैं। जैसे कि आपने टोटल गलत कर दिया, ठीक है, और डेटा कलेक्ट किए थे और उनकी प्रेजेंटेशन आपने गलत कर दी, मतलब आपकी मेंटल मिस्टेक के कारण जो भी आते हैं उसको बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। तो जैसे कि सैंपलिंग एरर क्या होते हैं? सैंपलिंग एरर आर दोस एरर विच अराइज ड्यू टू द मेथड ऑफ सैंपलिंग। मान लो आपने सैंपल का मेथड ही गलत चूज कर लिया, या सैंपल का साइज आपने गलत ले लिया, तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। जैसे कि फॉल्टी सिलेक्शंस ऑफ सैंपलिंग मेथड, आपने सैंपल मेथड ही गलत चूज कर लिया, या फिर आपने क्या किया, डेटा को कलेक्ट कर रहे थे लेकिन आपने दूसरे सैंपल से कलेक्ट कर लिए, या फिर आपने क्या किया, पॉपुलेशंस में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, चेंजेस होते जा रहे हैं आपके पॉपुलेशन, तो उसके बेस पर आपका सैंपल भी तो खराब हो जाएगा ना। मान ली पॉपुलेशन हर बार चेंज हो रहा है, तो आपने सैंपल तो पहले वाले में से लिए थे, तो वहां पर भी गलती हो सकती है। या सैंपल का साइज आपने गलत चूज कर लिया, तब भी सैंपल की गलती हो सकती है। नॉन सैंपलिंग एरर कौन से होते हैं? वो एरर होते हैं जो सैंपल के कारण नहीं आते, आपकी खुद की गलती के कारण आते हैं, यानी ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, जो ह्यूमन फैक्टर के कारण आते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन गलत इन्वेस्टिगेशन कर देता है, गलत डेटा को कलेक्ट कर लेता है, टोटल गलत कर देता है, या एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, या रॉन्ग डेटा को कलेक्ट कर लेता है, क्वेश्चनियर गलत बना देता है, टोटल गलत कर देता है, रिस्पॉन्ड गलत कर देता है, तो ये सैंपल के कारण नहीं है ना, ये तो आपकी खुद की मिस्टेक के कारण है। तो
इनको क्या बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो सैंपल कहां से लिए जाते हैं, पॉपुलेशन से। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हाइपोथेसिस करेंगे, उसके अंदर टेस्ट करोगे, तो उस टेस्ट को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अलग अलग वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल क्या होती हैं, तो पहले हम उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा क्या करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, टेस्ट कौन कौन से हैं वो करेंगे। तो सबसे पहला जो आइटम्स आता है, मतलब एक वर्ड्स आता है, दैट इज पैरामीटर। पैरामीटर किसके लिए यूज किया जाता है, पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। यूनिवर्स और पॉपुलेशन में से जो आइटम्स है उनके लिए हम यूज करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की सारी आइटम यानी कि सबको आप टेस्ट करते हो तो वो क्या होता है, पैरामीटर। यानी कि पॉपुलेशन के साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, पैरामीटर। जहां पर भी पैरामीटर का नाम सुनो आप, तो आपका माइंड क्लिक होना चाहिए भी हाँ ये तो पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के अंदर मीन को कैसे लिखा जाता है, म्यू करके, यानी कि ऐसे करके। और स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे लिखा जाता है, सिग्मा का साइन करके। एंड डिफेक्टिव को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल पी करके। तो द पैरामीटर शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन की विशेषताओं को बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। सिंस इट्स रिमेन कांस्टेंट, तो उसके अंदर कोई सैंपल में चेंज नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड एरर नहीं होता। Usually parameter are unknown and the statisticals used to estimate them. Greek letter like mu, standard deviations and p इसके अंदर यूज किया जाता है। तो देखो पैरामीटर किसके लिए यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए। इसी और पॉपुलेशंस के अंदर मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे, एंड पैरामीटर को बड़े पी से करेंगे। इसी तरह सैंपल के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टैटिक्स यूज किया जाता है। यानी कि जब आप पॉपुलेशन में से ईच एंड एवरी आइटम को नहीं कर रहे हो, कुछ सैंपल निकाल रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, तो सैंपल के लिए किसका यूज करेंगे हम, स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक इज अ स्टैटिकल मेजर ऑन आइटम एंड ऑब्जर्व ऑफ सैंपल लिखा होगा, जबकि पॉपुलेशन के अंदर क्या, पैरामीटर के अंदर क्या लिखा होगा, पॉपुलेशन लिखा होगा। तो सैंपल में मीन को किससे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे। और स्टैंडर्ड डेविएशंस को किससे करते थे, पॉपुलेशन में तो इस सिग्मा से ना, इसमें करेंगे एस से। और पोर्शन को किससे करते थे, कैपिटल पी से, इसमें करेंगे स्मॉल पी से। ठीक है, पॉपुलेशन में मीन किससे किया, म्यू से। सैंपल में किसको करोगे, मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन को करोगे सिग्मा से, सैंपल में करोगे स्मॉल एक्स से। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको म्यू लिखा है तो समझ जाना ये पॉपुलेशन पैरामीटर का मीन है, अगर ऐसे मीन लिखा है तो समझ जाना ये सैंपल का मीन है, सैंपल स्टैटिस्टिक का मीन है। ठीक है, तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड सैंपल पोर्शन को ऐसे यूज किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक शो द, क्या शो करता है, किसकी फीचर को शो करेगा, सैंपल की। जबकि पैरामीटर किसके फीचर्स को शो करता है, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सैंपल के साइज में चेंज होता रहता है, सैंपल में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है और स्टैंडर्ड एरर होता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं पढ़ते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, क्योंकि सैंपलिंग में क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। राइट, तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सैंपल। यानी कि अलग अलग सैंपल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशंस निकलता है, यानी कि जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। याद रखना, एज इट इज एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन आई थी, कहां पर भी कहीं पर भी आपको पॉपुलेशन पैरामीटर दिख रहा है, नहीं ना। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है तो वो किसकी बात करेगा, स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टैटिस्टिक किसके लिए यूज करते हैं, सैंपल के लिए। पैरामीटर नहीं देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैटिस्टिक का, ना कि पैरामीटर का। एग्जाम में आपको यहां पर स्टैटिस्टिक की जगह पैरामीटर लिखा होगा, तो देखते ही क्रॉस कर देना, क्योंकि भाई सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सैंपल के साथ क्या जुड़ता है, स्टैटिस्टिक जुड़ता है। पॉपुलेशन के साथ क्या जुड़ता है, पैरामीटर जुड़ता है। फ्रॉम डिफरेंट सैंपल, अलग अलग सैंपल से जब आप क्या ले रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसका, स्टैटिस्टिक का, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इफ वी टेक मैनी सैंपल एंड कैलकुलेट वैल्यू लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड सैंपल, तो देन ईच सैंपल गिवन डिफरेंट वैल्यू देगा, और उन वैल्यू के बीच में जितना ज्यादा गैप होता जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखो यहां पर भी क्या लिखा, स्टैटिस्टिक लिखा, पैरामीटर नहीं है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की,
और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जैसा एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज, जब आपका सैंपल साइज क्या है, लार्ज, कितना लार्ज है, अगर आपके सैंपल का साइज मोर देन 30 होता है तो वो क्या होता है, आपका लार्ज सैंपल होता है। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सैंपल मीन, अब मीन का डिस्ट्रीब्यूशंस बताना है आपको, तो मीन ऑफ द रैंडम सैंपल साइज एंड ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन, हमें सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वो कहां से निकालोगे आप, पॉपुलेशन से ही निकालोगे ना। तो पॉपुलेशन का मीन म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस का सिग्मा होता है। इसी तरह आपको क्या करना है, फिर इसका एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल पोर्शन से आप निकालने के लिए क्या करोगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन निकालना है। इफ किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस मीन से, रिप्रेजेंट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड ड्रो, किससे निकाला है, जो आपने पॉपुलेशन से निकाला है, यानी कि पॉपुलेशन का मीन ऐसा है, स्टैंडर्ड डेविएशन से ऐसा, लेकिन आपने निकाला क्या है, सैंपल का मीन, कहां से निकाला है, फ्रॉम द पॉपुलेशन से। अब है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस। अब प्रोपोर्शंस किससे बात करता है, सैंपल का तो छोटा पी होता है और पॉपुलेशंस का बड़ा पी होता है। तो इफ पी रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल ऑफ साइज एन, यानी कि कितने सैंपल आपके डिफेक्टिव है, लेकिन वो भी कहां से निकाले गए हैं, पॉपुलेशंस के पी से, यानी कि पॉपुलेशंस के पी से क्या निकाल रहे हो आप, स्मॉल पी निकाल रहे हो, लेकिन सैंपल का पी, सैंपल ऑटोमेटिकली पार्ट तो किसका होता है, पॉपुलेशन का ही होता है ना। तो अगर आपके सैंपल का साइज मोर देन 30 है तो वो किसमें कंसीडर किया जाता है, लार्ज सैंपल में। लार्ज द सैंपल बेटर देन द एप्रोक्सीमेशंस, यानी कि जितना ज्यादा सैंपल का साइज बड़ा होगा, आपकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट आने के ज्यादा चांस होते हैं, जितना ज्यादा छोटा होता है उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट्स हो तो देन आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के अंदर।